फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरी विशेष यही है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, सफल रहें और सफलता आपका कदम चूमे। इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम देखिए कट ऑफ प्रेडिक्शन की बात करेंगे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले 100% वाला जो मुद्दा है टाइपिंग का, कि जिनका नहीं हुआ है क्वालिफाई होंगे या कंसीडर किया जाएगा उनको कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। रिवाइज आंसर की के बारे में बात करेंगे, जो 4 से 7 क्वेश्चन होंगे जिससे आपकी कट ऑफ चेंज हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, टाइपिंग का रोल कितना % है आपके सिलेक्शन के लिए। कट ऑफ का प्रेडिक्शन करेंगे, रीट संबंधी जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे और फाइनली आपका सीए और एपीएस के रिजल्ट के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए 100% वाला मुद्दा डिस्कस करने से मैं पहली बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी गाइडलाइन और नाम्स इस पेपर में कंडक्ट किए गए थे वो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल बेस्ड थे। चाहे रिटन का आप देख सकते हैं और चाहे आप टाइपिंग का देख सकते हैं। तो जो 100% शो कर रहा था, देखिए दोनों पेपर में शो कर रहा था। ऐसा नहीं है कि रिटन फर्स्ट में नहीं कर रहा था, सेकंड में कर रहा था। केवल रिटन फर्स्ट में भी कर रहा था और सेकंड में भी जो 100% का आपका परसेंटेज दिख रहा था, दोनों में दिख रहा था। उसका सिंपल एक ही मुद्दा था कि वो स्टूडेंट के साइकी पे ही बनाया गया था कि उसको किस तरह से कंसीडर किया जा सकता है। बच्चों पर प्रेशर भी अरेज किया जा सकता है। उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रोल था। जैसे आपने सिलेबस में भी देखा होगा कि चेंजिंग जब हुई थी तो उसमें शिफ्ट वाइज चेंजिंग हुई थी रिटन में, ताकि क्या हो, कंपटीशन का जो लेवल है आपका वो क्या रहे, पूरी तरह से टफ बना रहे, ताकि जो भी सिलेक्शन बोर्ड है उसको आसानी हो अच्छे स्टूडेंट को अपने सिलेक्शन में लाने के लिए। सिंपल सा ये रूल था आपका। जैसे आपने शिफ्ट वाइज में देखा होगा कि किसी में अगर कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे तो किसी में रीजनिंग के बढ़ा दिया गया था, किसी में जीएस के किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन को बढ़ाया गया था। ये था आपका सिलेबस में चेंजिंग हुई थी। नेक्स्ट दिया देखिए दूसरा था कि आपका नोटिफिकेशन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी की स्थिति थी, जिससे आधा से ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं कि नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं अच्छे से, सिलेबस रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे वो फाइनल सिलेक्शन में पीछे भी हो जाते हैं, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड या नीड होती है उसको कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। इसलिए क्या किया गया था कि थोड़ी सी एम्बिग्यूटी बनाई गई थी। जैसे आपने ये भी मुद्दा देखा होगा जो कि टाइपिंग स्पीड वाला दिया था, उस पर लोगों ने स्पीड पे ही ज़्यादा फोकस किया। लगभग लोग स्पीड ही अपना 40-45 करते रह गए। एक्यूरेसी पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया था और स्पीड ही आप मैक्सिमम करते रह जाते हैं कि उस टाइम मेरी 25 आ जाएगी और हम क्वालिफाई हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन भी इस तरह से बनाया गया था कि जिससे क्या हो, आधा से ज़्यादा बच्चे की टाइपिंग में मार्क्स कम बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फर्स्ट फेज में ही क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, सिलेक्शन बोर्ड को अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मुद्दा था और हर एक पेपर जो भी सेट किया जाता है इसी आधार पे ही किया जाता है। देखिए तीसरा है 100% वाला, कि 100% में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जिनका 100% नहीं हुआ उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो लोग पहले ही डिस्क्वालीफाई हैं स्पीड के आधार पर, मार्क्स के आधार पर, चाहे जैसे भी। हम उसके बारे में अभी दिखाते हैं आपको कि कैसे आप क्वालिफाई हो सकते हैं, कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो था कि ये भी पूरी तरह से साइकोलॉजिकल रीजन ही था। चाहते तो वो इतनी पतली से लाइन भी दिखा सकते थे, लेकिन वो इतनी मतलब ब्रॉड लाइन थी। उसके बाद आपने ब्लू कलर दिया था उसमें, ताकि आपका माइंड बार बार वहीं पर जाए और जिससे उसके क्या 50% पॉजिटिव भी रीजन थे, 50% निगेटिव रीजन थे। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव रीजन की ही बात करते हैं। देखिए इतना ब्रॉड लाइन बनाने का सिंपल सा मतलब था और यहाँ पर परसेंटेज शो करने का यही मतलब था कि बच्चे क्या रहें, पूरी तरह से अटेंटिव रहें, एक्टिव रहें और टाइम को ज़रूर देखते रहें। उसके वजह से अपने स्पीड को लेकर वो पूरी तरह से सचेत रहें। सबसे पहला रीज़न यही था, ये ब्लू लाइन दिखाने का, कि आप अपना मैटर देख सकें कि अभी आपको इतना करना है, इतना हमारा ही मैटर इतना हुआ है। आप अटेंटिव रहें, एक्यूरेट रहें और स्पीड को अपने मेंटेन किए रहें। सबसे पहला रीज़न इसका ये था। दूसरा रीज़न था कि एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर है उस टाइम आप मेंटेन कर सकें, कि उस टाइम बहुत सारे कीबोर्ड वगैरह चलते हैं। तो इसको देखने से आप क्या करेंगे, परीक्षा हॉल में कितने कीबोर्ड की आवाज़ आ रही है उस पर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप क्या करेंगे, अपने स्क्रीन पर ध्यान देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका हाथ भी क्या करेगा और सबकॉन्शियस माइंड भी क्या होगा, काम करेगा। सबसे पहला और सेकेंड रीज़न ये था। और उसके बाद देखते हैं फोर्थ रीज़न क्या था। टाइपिंग में जो भी
आपका मुद्दा था वो केवल मैटर से ही था। तो जो भी बच्चे उस टाइम, कुछ लोगों को समझ में आ रहा था, हो सकता है एक्यूरेसी, कुछ लोगों को स्पीड भी समझ में आ रहा था, कुछ लोगों को तो समझ में आ रहा था कि मतलब कि जो भी वो मैटर टाइप कर रहे हैं उसका कुछ लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया था उसी टाइम के, अपने मैटर का ही दिखा रहा है कि हम इतने परसेंट कर चुके हैं। उसके बाद देखिए इसका नेगेटिव क्या क्या है। तो पॉजिटिव रिजल्ट बहुत कम लोगों पे ही 50% का मान लेते हैं, 20% ही क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ उस टाइम। क्योंकि उस टाइम बस यही था कि किसी तरह से हमको 100% अपनी टाइपिंग करनी है, इस वजह से बहुत लोगों की एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत मिस्टेक ज़रूर हुए हैं। अब देखिए उसका सबसे ज़्यादा, इसी की वजह से आपका सिलेक्शन जो होगा मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाया, तो उसका रीज़न था नेगेटिव इफेक्ट इसके पड़े। जो भी आपका बॉर्डर लाइन था, ब्लू लाइन थी, और जो भी परसेंटेज था, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का हुआ है। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे वो टाइपिंग में आपके क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। अब चाहे रीज़न उनका स्पीड का रहे, चाहे एक्यूरेसी का रहे, कि कोई भी रीज़न हो सकता है। देखिए सबसे पहले था कि टाइपिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कहें उसको एक्यूरेसी ही समझ रहे थे, कि एक्यूरेसी दिखा रहा है कि मेरे 50% हो रहा है। कितने लोगों को स्पीड समझ में आ रही थी कि मेरी स्पीड इतना चल रही, 50% में कर रहा हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं आपका जो मैटर था वो स्पीड पे तो बिल्कुल रिलेटेड था कि आप कितने टाइपिंग कर रहे हैं। ये तो हाई स्पीड था, लेकिन एक्यूरेसी तो उससे बिल्कुल नहीं था। क्योंकि कुछ बच्चे जो भी गलती कर रहे थे, तो सबसे पहली गलती यही थी कि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे थे कि परसेंटेज और ब्लू लाइन क्यों दिखा रहा है। और दूसरा जिससे वह क्या हुई, उसी टाइम कंपटीशन से पीछे हो गए। बार बार देखकर आदमी घबराता भी है। उस टाइम टाइपिंग करते हुए 2-3 चीज़ें दिमाग में चलते हैं कि अभी तो मैटर देख रहे थे कि अच्छा ठीक है, अभी 50% हुआ है, अभी तो मेरे पास टाइम है। लेकिन टाइमर पर ध्यान जाने के बाद उसके वजह से आपका ध्यान टाइम पे नहीं जा रहा था। जैसे ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, तो बस उसी को देख रहे थे कि अच्छा हमने 30% किया, 20% किया, 50% किया, 70% किया। लेकिन आप यहाँ टाइमर जो आपका चल रहा था उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा था। दूसरा रीज़न ये था कि जिसकी वजह से आप कंपटीशन में पीछे हुए और आप अपना परसेंटेज ही देखते रह गए, टाइम नहीं देख पाए कि कितना टाइम बचा है। आपका जो भी 15 मिनट टाइम था इतना जल्दी बीता, कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आया, 2-3 मिनट बच गया, फिर वो किसी भी तरह से कुछ भी मतलब टाइप कर दिए उस टाइम की, बस किसी तरह से 100% हो जाए। और ये था आपका, इसके वजह से प्रेशर जो था स्टूडेंट पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट में बन गया था, जिसके वजह से ज़्यादा मिस्टेक हुए हैं। और ज़्यादा मिस्टेक का मतलब है कि आप कंपटीशन में पीछे जा रहे हैं। और ये था कि वो नेक्स्ट लेवल में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर प्रेशर नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो जॉब में भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं, वो कैसे मेंटेन कर पाएंगे। दूसरा साइकोलॉजिकल रीज़न ये था आपका टाइपिंग का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या था ये बॉर्डर लाइन का मुद्दा। इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़े हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़े हैं, और इसी पैटर्न पे ही ये चीज़ सेट किया गया था। और उसके बाद था कि आपका जितना भी जो टाइपिंग है इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं कि स्पीड और मार्क्स के बारे में क्या क्या था, और फाइनल मेरिट लिस्ट में वो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, इसके लिए अभी आगे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए रिवाइज आंसर की बात करते हैं कि देखिए जो भी रिवाइज आंसर की आएगी उसमें लगभग से 4 से 7 क्वेश्चन का हेरफेर होगा। मतलब कि आपके सही वाले क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, गलत क्वेश्चन भी सही हो सकता है, और कुछ क्वेश्चन सही होने के बाद भी क्या हो जाएंगे, उनके मार्क्स नहीं दिया जाएगा, यानी उस क्वेश्चन को ही हटा दिया जाएगा। ये 3 पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लेते हैं कि किसी के 155 मार्क्स बनते हैं, आपके 155 मार्क्स बनते हैं। अगर मान लेते हैं कि 4 क्वेश्चन आपके मार्क्स प्लस हो गए, यानी कि 4 क्वेश्चन आपका लगभग एक्स्ट्रा सही हो गया, तो आप जाहिर सी बात है 159 पर पहुंच जाएंगे। अगर हो सकता है उसमें से 2 क्वेश्चन क्या हो गए, डिडक्ट भी होते हैं, तो आप 157 पर हो गए, यानी कि प्लस 2 क्वेश्चन आपका बन रहा है, रेज हो रहा है। इनको तो आपका एडवांटेज बिल्कुल मिलेगा, जिनके साथ भी, जिस शिफ्ट के साथ भी ऐसा होगा। और देखिए दूसरे बच्चों का डिसएडवांटेज होगा, जिनका क्या होता हो सकता है आपके 155 अभी बन रहे हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन माइनस हो जाए तो आप आ जाएंगे 151 पे। अगर उसमें से भी 2 क्वेश्चन डिडक्ट हो जाए, यानी कि आपके सही वाले में से ही 2 क्वेश्चन उस शिफ्ट से हटा दिया गया है, कि इस पर क्या होगा, मार्किंग किसी बच्चे को मार्क्स नहीं दिया जाएगा, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, यानी मिसप्रिंट हो गया था कुछ भी, तो आपके मार्क्स कितने हो गए, 149। यानी कि आपका सीधे 155 से 149 या 6 क्वेश्चन का आपको नुकसान होगा, जिससे क्या होगी, आप कट ऑफ में बहुत ही पीछे जा सकते हैं। और ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा रिवाइज आंसर की आने का। उसके बाद आप क्वेश्चन वगैरह भी अरेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट क्लियर होने के साथ ही आपका रिवाइज आंसर की है, और नोटिफिकेशन में सीधा लिखा गया है कि आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कि देखिए नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है कि किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, किस शिफ्ट को नुकसान होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देख सकते हैं।
और उसमें देखिए कि फ़ायदा तो ऑब्वियसली जिसकी भी हार्ड शिफ्ट है उसको होने वाला है। और अब मार्क्स से रिलेटेड है, कुछ लोग मतलब ऐसा हो रहा है कि 10-15 मार्क्स बढ़ेंगे कि 2-4 मार्क्स बढ़ेंगे। ये देखिए परसेंटेज पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो भी शिफ्ट का टॉपर होगा उसी के मार्क्स पे डिपेंड करेगा। और जिसका भी परसेंटेज हाई होगा या तो लो होगा, यानी कि पूरी तरह से आपके जो भी शिफ्ट के टॉपर होंगे उनके जितने भी मार्क्स होंगे उन्हीं के आधार पे आपका फ़ायदा और नुकसान भी होने वाला है। तो जिनकी हार्ड शिफ्ट थी, हो सकता है उसमें कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था, उसका मार्क्स मान लेते हैं कि हार्ड शिफ्ट के बच्चों का मार्क्स 140 बन रहा है, लगभग एवरेज मार्क्स 140 बना, लेकिन टॉपर का मार्क्स हो सकता है 185 बन गया। तो जाहिर सी बात है कि आपका परसेंटेज हाई चला जाएगा, जिससे आप लोगों का नुकसान हो सकता है। यही नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस बार। देखिए उसके बाद जैसे हम इसमें देख लेते हैं कि जो भी, जैसे मान लेते हैं कि हार्ड शिफ्ट का कोई बच्चा है, उसका जो भी एवरेज स्टूडेंट है उनका आया है 145, और जो टॉपर स्टूडेंट है उसका कितना आया, 156 आया। हार्डर शिफ्ट की बात कर रहे हैं। उसी तरह इजी वाले में है कि किसी जो बच्चे का एवरेज मार्क्स आ रहा है वो लगभग 170 से 165 आ रहा है, लेकिन उस शिफ्ट के जो टॉपर हैं उनका 186 आ रहा है। तो देखिए एवरेज परसेंटेज मार्क्स तो बढ़ेगा आपका, लगभग एवरेज मार्क्स आपका मान लेते हैं कि हम इसमें से 170 ले लेते हैं, और इसका लेकिन परसेंटाइल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि आपकी शिफ्ट ईजी थी, इस वजह से आपका परसेंटाइल ऑब्वियसली घटेगा। जितना टॉपर का मार्क्स ज़्यादा होगा आपका एवरेज जितना कम होगा, जितना कम एवरेज होगा, सॉरी, जितना एवरेज ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, आपका परसेंटेज कम होगा, और जितना एवरेज कम होगा टॉपर के मार्क्स से उतना ही क्या होगा, आपका परसेंटेज हाई होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि इनका जो भी 156 और 145 वाले हैं, इनका 150 मार्क्स बन जाता है। तो इनका भी देखिए 92% बनेगा। जो लोग भी 145 एवरेज वाले हैं और जो लोग 170 165 वाले हैं, उनका भी एनटीए स्कोर जो बनेगा वो 92% ही बनेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि भले ही आपका 156 मार्क्स बन रहा है, आपका स्कोर तो 92 ही बनने वाला है। तो और उसी तरह है कि आपका अगर 86 मार्क्स भले ही बन रहा है, आपका भी स्कोर 156 के बराबर ही आएगा, यानी कि आपका भी परसेंटेज 92% ही आएगा। और आपकी जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो परसेंटेज के आधार पे ही बनने वाली है, न कि मार्क्स के आधार पे बनेगी। और रा मार्क्स के आधार पे ही परसेंटेज निकाला जाएगा आपका। तो रा मार्क्स कैसे निकालना है, वो इसी तरह से निकाला जाएगा। इसी को रा मार्क्स वो लोग बोल रहे हैं, उसी की तरह से आपका परसेंटेज भी कंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं जिनकी टाइपिंग 100% नहीं हुई है वो ज़रूर ध्यान से इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए इसमें जिसमें टाइपिंग आपका सिलेक्शन जो भी है पूरी तरह से टाइपिंग पे ही निर्भर है। आपके अगर मार्क्स ठीक ठाक बन रहे हैं, अगर आप एवरेज मार्क्स भी बना रहे हैं, अगर आपका टाइपिंग में अच्छे मार्क्स हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के 100% चांस हैं। और जिनका मान सकते हैं कि आपके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अगर आप टाइपिंग में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो आप सिलेक्शन से पीछे भी रह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और कोई भी बट नो नहीं है। अगर आपके टाइपिंग में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, अच्छे मार्क्स आपने ऑब्टेन कर लिया है, तो आपके चांसेस बन सकते हैं। अब ये मार्क्स में इतना भी कम मार्क्स न रहे कि आप कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं करें। 102 103 लाकर आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन एवरेज मार्क्स है, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी हुई है तो आप ज़रूर क्वालिफाई एग्ज़ाम को कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे बच्चों का ऐसे ही होता है कि उनकी रिटन में अच्छे मार्क्स नहीं रहते हैं, लेकिन टाइपिंग में उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है। तो ये आपका था कि जिनकी भी टाइपिंग अच्छी होती है, जाहिर सी बात उनकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, तो उनको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, सेकेंड फेज के लिए क्वालिफाई होंगे। अब कुछ देखिए आपके जितने भी लगभग 50% स्टूडेंट हैं जो डिसक्वालीफाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स, मतलब कि आपके 25 मार्क्स नहीं गेन पाए होंगे, तो आप क्या होंगे, नेक्स्ट फेज के लिए आप अटेंड नहीं किए जाएंगे, यानी कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके मार्क्स वगैरह यानी एनटीए स्कोर नहीं शो किया जाएगा। और आपकी कारण कुछ भी हो सकता है कि आपकी स्पीड अच्छी नहीं थी, एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी, इस वजह से आप 25 मार्क्स के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है और स्पीड पर भी कहीं ना कहीं खरे आप नहीं उतर पाए हैं। अब देखिए स्पीड वाला जो सबसे डिस्प्यूटेड मुद्दा है अब तक का, जितना भी जब से रिजल्ट है, जब से पेपर हुआ है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, देखिए सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि आपका 25% जो WPM है और उसके बाद आपका 25 मार्क्स है, दोनों आप इस क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपने जैसे तैसे किसी भी तरह से 300 वर्ड टाइप कर लिया, ठीक है, 300 वर्ड आपने टाइप कर लिया, उसमें से मानते हैं 100 गलत कर दिया आपने, तो देखिए जो पैराग्राफ था वो 500 का ही था, उससे ना एक वर्ड ज़्यादा था ना एक वर्ड कम। अगर बहुत लोग दावा कर रहे हैं कि मैंने गिना था 500 वर्ड से ज़्यादा थे, तो भैया बिल्कुल नहीं, वो 500 ही वर्ड दिया गया था।
500 वर्ड था, क्योंकि अगर कोई काउंट भी उस टाइम कर रहा तो किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो 12 मिनट 13 मिनट में करने के बाद भी आप काउंट करेंगे। तो स्क्रीन इफेक्ट की वजह से आप सारी चीज़ों को नहीं काउंट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वर्ड्स तो छूट जाएगा, क्योंकि स्क्रीन पूरी तरह से ब्लू थी और ब्लू लाइट के लिए आपकी जो आइज होती है नॉर्मल, वो ज़्यादा देर तक नहीं आप किसी भी चीज़ को रीड कर सकते हैं। इस वजह से आप 500 वर्ड ही थे, उससे एक वर्ड ना ज़्यादा था ना कम था। अगर आप देखिए 500 वर्ड के लिए 50 नंबर ही तय किए गए थे, यानी कि 100 वर्ड पे आपको 10 नंबर मिलने वाले थे। हमने कहा कि जैसे तैसे आपने कितने वर्ड टाइप कर लिया, 300 वर्ड टाइप कर लिया। यानी परसेंटेज की बात करें, जो परसेंटेज शो कर रहा था यहाँ पर, जो परसेंटेज दिखा रहा था वही दिखा रहा था कि आपके 100 वर्ड पे कितना बढ़ रहा था, 20% बढ़ रहा था। यानी कि आपने 500 वर्ड टाइप कर दिया तो हो गया 100%। तो आपने जैसे 300 वर्ड टाइप किया तो आपकी स्क्रीन पे कितना दिखाया होगा, 60%। तो अब 60% वाले हाय तो वह मचाएं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैं तो डिसक्वालीफाई हो जाऊंगा। और जिनका 100% भी आया है उनको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर मान लेते हैं कि आप 300 वर्ड टाइप किए थे, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने 300 वर्ड टाइप किया तो उसके 300 वर्ड पूरी तरह से सही हों। उसमें से मान लेते हैं कि एजम्पशन है कि आपके 100 वर्ड्स गलत हो गए, और इसके वजह से आपका कितना नंबर कट गया, 10 नंबर कट गया। 10 नंबर कटने के बाद आपका मार्क्स कितने बन गए, 10 मार्क्स था, 100 वर्ड्स थे, कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स के। आपने 100 गलत कर दिया तो आपका कितना नंबर कट गया, 10 कट गया। यानी कि आप सीधे सीधे कितने नंबर से आपके बने, 30 नंबर में से 10 कट गया, आपके बन गए 20 मार्क्स, यानी आप हो गए डिसक्वालीफाई। डिसक्वालीफाई किस आधार पर हो गए, आपने W25 WPM के आधार पर डिसक्वालीफाई माने जाएंगे, क्योंकि आपकी स्पीड इतनी नहीं थी कि आप 25 मार्क्स गेन कर पाएँ, या स्पीड की वजह से ही आपके यहाँ पर डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। सबसे पहला रीज़न ये है। और दूसरा देखिए कि मान लेते हैं आपका 50 क्वेश्चन गलत हुआ, अब उसमें से आपका 5 नंबर 50 वर्ड गलत हुए तो 5 नंबर कटेगा। इसके वजह से आपके मार्क्स कितने बने, 25। आप क्वालीफाई माने जाएंगे किस बेसिस पे, रा मार्क्स के बेसिस पर। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। वो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि अगर आप 300 वर्ड भी टाइप किए होंगे तो स्क्रीन पर आपका 60% दिखाया होगा। अगर उसमें से 10 गलत भी हो जाते हैं तो आपके 10 नंबर कट गए, 100 गलत भी हो जाते हैं तो 10 नंबर कटेगा, आपके मार्क्स बनेंगे 20, और आप स्पीड के आधार पर डिसक्वालीफाई माने जाएंगे। अगर आपका 50 गलत होता है, 5 नंबर कटते हैं तो आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 25, आप रा मार्क्स के आधार पर क्वालीफाई माने जाएंगे। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब यही है। अब देखिए नेक्स्ट बात बहुत हो गया, फाइनली बात करते हैं कट ऑफ प्रिडिक्शन के बारे में। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं आरओ के लिए, आरओ के लिए अभी डिस्कस करेंगे। देखिए जो भी ये प्रिडिक्शन है पूरी तरह से बच्चों के डाटा पे ही निर्भर है, स्टैटिक्स मेथड भी यूज किया गया है। इसमें देखिए कि लगभग अगर बच्चों मान लेते हैं कि 100% स्टूडेंट आरओ का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर इसको हमने 30 और प्लस 40 में चेंज कर लेते हैं, देखिए इसमें से 30% स्टूडेंट वैसे हैं जो पूरी तरह से डॉर्मेंट अवस्था में, उनको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो पहले से ही मान चुके हैं कि वो फेल हो चुके हैं। अब 30% वैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी आंसर की तो बिल्कुल भी नहीं मिलाई, क्योंकि इतना बेकार आंसर किया आया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम देते हैं, उनको लगता है कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आई होप कि अच्छा है मेरे लिए, अगर रिजल्ट निगेटिव आता है तो मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, और बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते भी हैं। 30% स्टूडेंट है जिनके पास एग्ज़ाम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है और अच्छे स्टूडेंट होते हैं। और उसके बाद देखिए बच्चे 40% स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा टेंशनाइज रहते हैं अपने रिजल्ट को लेकर, कट ऑफ को लेकर, और होना भी चाहिए। अगर आप एक्टिव स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आपके पक्ष में ही ये बात है। तो देखिए 40% स्टूडेंट की बात करते हैं कि अपना कॉन्शियस ज़्यादा रहते हैं कट ऑफ को लेकर, कि अगर इससे ज़्यादा चली जाती है तो पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे बच्चों के बेसिस पे ही मेरा कट ऑफ का प्रिडिक्शन है। अगर आपको हाई लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन अभी तक का जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है मैं उसको ही डिस्कस कर रही हूँ, और ये सिर्फ केवल प्रिडिक्शन ही है। अब इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी का। तो आपका मार्क्स अगर 180 बन रहा है और आपकी टाइपिंग 40, मैं टाइपिंग को 40 ही लेके चल रही हूँ, तो आपके अगर 220 प्लस बन रहा है आरओ के लिए तो आप अपने आप को सेफ बिल्कुल मान सकते हैं। अब देखिए अब इसके लिए घबराना नहीं है कि ये 180 किसका आ सकता है, बहुत ज़्यादा बहुत हाई बता रही हैं आप, इतना तो किसी का नहीं आया होगा। तो मैं आपको बता देगी, देखिए आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो एनटीए के स्कोर पे ही होगा। इस बात को हर समय अपने दिमाग में रखिए कि एनटीए परसेंटेज होगा, जो भी स्कोर होगा उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो मान लेते हैं कि जैसे किसी का 95% में 180 मार्क्स वाला आया है कोई भी स्टूडेंट, और मैंने दूसरा ओबीसी का लिया 175,
अब देखिए 95 में जो 180 प्लस स्टूडेंट होंगे वो भी आएंगे, उनका भी सिलेक्शन इसी कैटेगरी में होगा। और जिनका भी मार्क्स 176 प्लस बन रहा है उन भी क्या आएंगे, उनका भी परसेंटेज 95% बनेगा। नॉर्मलाइजेशन वाले प्रोसेस में भी मैंने यही बात बताई थी कि आपका भले ही मार्क्स 176 है, आपका परसेंटेज 95% ही बनेगा। इसलिए मार्क्स को देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि मार्क्स इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। मार्क्स कम रहेंगे लेकिन परसेंटेज आपके उतने ही बनेंगे जितना कि ज़्यादा मार्क्स वाले का बनेगा। और इसके बाद सेकंड देखते हैं ओबीसी का। अगर 175 प्लस है, अगर आपका 215, अगर आपकी 215 प्लस बनते हैं तो आपका मान के चल सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं। आप आशा कर सकते हैं कि आपका आरओ में बिल्कुल सिलेक्शन होगा। एससी और फीमेल का 210 प्लस और एसटी करते हैं एआरओ की, जिसके लिए आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं दोस्तों। तो सॉरी आज वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। देखिए हम बात करते हैं अगर इसके कट ऑफ की। अगर जनरल कैटेगरी में आप लोगों का 205 प्लस बन रहा है तो यानी अपने आप को आप सेफ जोन में रख सकते हैं, मान सकते हैं और आशा कर सकते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। एक कट ऑफ ज़्यादा थोड़ी सी लग सकती है क्योंकि 165 मार्क्स बहुत सारे बच्चों के नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ पर परसेंटेज की बात करूँगी कि 95%, यानी कि 95% कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ पर 160 ओबीसी का लिया है, यानी कि आपका 161 से लेकर 161 से प्लस वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे वो 95 वाले में ही आएंगे, यानी कि उनका परसेंटेज बनेगा 95%, यानी कि उनका सिलेक्शन होने के 100% चांस हैं। तो जिनका जनरल में 160 प्लस हैं वो भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है, आपको मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है, परसेंटेज पे ज़रूर ध्यान देना है कि एनटीए के स्कूल में अगर मेरा इतना परसेंटेज होता है तो मैं ज़रूर आपके कट ऑफ में, आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर किसी का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लगभग कट ऑफ आपकी बराबर जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी इस समय ज़्यादा जाने लगी है, कंपटीशन भी थोड़ा हाई हो गया है, तो आपकी चांसेस हैं कि अब थोड़ा बहुत एकदम जनरल के करीब ही आपकी कट ऑफ आए। ज़्यादा तो नहीं आएगी लेकिन लगभग करीब आती है, तो आपका 200 प्लस आ सकता है। और क्या आपका 90 स्कोर जो होगा वो 90% होगा। और एससी और फीमेल की कट ऑफ देखिए मैंने 150 लिखा है, लेकिन आप वो 150 भी मान सकते हैं क्योंकि पोस्ट के अकॉर्डिंग इनकी कट ऑफ कम जाएगी और बच्चों के मार्क्स भी बहुत कम है। तो इनका फीमेल का और एससी का लगभग कट ऑफ सेम आता है। तो इनका अगर 195 किसी का है, 195 प्लस है, तो और उनका परसेंटेज बनेगा आपका लगभग 85%, तो अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। उसके बाद एसटी हैं, पीएच है और ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी कट ऑफ अगर 195 प्लस हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। एक केवल और केवल प्रिडिक्शन है, अगर किसी को ज़्यादा प्रिडिक्शन लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन आई होप सो, क्योंकि बहुत सारे रीजन है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आपकी कट ऑफ बिल्कुल हाई जाएगी, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने लगभग 190 बताया था जनरल की कट ऑफ, जिसके बाद कुछ फैक्ट्स पता चले तो मैंने कट ऑफ को चेंज किया है। अगर आप इसमें लैंड करते हैं तो मान लीजिए इस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो आप अपने आप को पॉजिटिव मान सकते हैं। अगर मार्क्स आपके कम हैं लेकिन आपके टाइपिंग में मार्क्स अच्छे बनते हैं तो आप आशा ज़रूर बनाए रखिए और मेरी कट ऑफ को देखकर आपको बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है। हो सकता है कि 160 वाले का जो मैं 40 यहाँ पर लिखी हूँ, इनका मार्क्स किसी भी तरह से 25 ही बने तो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे आपसे। तो आपको मार्क्स को देखकर, इस कट ऑफ को देखकर बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है। उसके बाद रिट से बारे में बात करेंगे। देखिए अभी तो सैटरडे संडे था तो रिट से कोई भी अपडेट नहीं मिली है और इसके बारे में कोई भी अपडेट्स नहीं है। रिजल्ट आपका जल्दी ही लगभग फेब के लास्ट में आ जाने की पूरी संभावना है, अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो। और उसके बाद आपका एपीएस और सीए से देखिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होगी तो मैं उनकी कट ऑफ के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाऊँगी, और लेकिन उनका वीडियो का लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने डिटेल केवल सीए और आपका एपीएस के लिए ही वीडियो डेडिकेट किया है। और दोस्तों मैं एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहूँगी कि मेरी वीडियो की अपलोडिंग टाइम जो है केवल लिमिटेड है। मैं सुबह ही वीडियो को अपलोड कर सकती हूँ ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल। तो अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट से तो मैं तुरंत आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल सुबह ही मैं वीडियो को अपलोड कर सकती हूँ, तो नेक्स्ट डे मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। और उसके बाद अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों, अगर मेरे से कोई ह्यूमन एरर हुआ है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।